कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी कहानी से होती है। सदियों पहले जापान की पहली रानी हिमिको के पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं, जिनसे वो किसी के भी शरीर को छू ले तो उसकी मौत हो जाती। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि आखिरकार उसके अपने ही सेनापतियों ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी और उसे हमेशा के लिए छिपाने के लिए डेविल सी के बीच बसे एक सुनसान द्वीप पर दफना दिया गया। तभी से उस जगह पर जाना मौत को दावत देने के बराबर माना जाने लगा। सालों बाद मशहूर खोजकर्ता रिचर्ड क्रॉफ्ट के हाथ एक ऐसा प्राचीन नक्शा लगता है जो सीधे उसी खोए हुए द्वीप तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। फिर वह बिना डरे उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। जाने से पहले वह अपनी छोटी बेटी लारा को उसकी माँ की आखिरी निशानी एक खूबसूरत लॉकेट देता है और वादा करता है कि वह जरूर लौटेगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता। 7 साल बीत जाते हैं। अब बड़ी हो चुकी लारा लंदन की सड़कों पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। वह बॉक्सिंग करके पैसे कमाने की कोशिश करती है, लेकिन हार जाने की वजह से अपनी फीस तक नहीं भर पाती। अपना गुजारा करने के लिए लारा बाइक कुरियर का काम करती है। तभी उसे एक खतरनाक अंडरग्राउंड बाइक रेस के बारे में पता चलता है, जहां जीतने वाले को अच्छी रकम मिलने वाली होती है। अब पूरे शहर के राइडर्स उसका पीछा करने वाले थे और अगर वह सबको चकमा देकर बच निकली तभी जीत उसकी होती। शुरुआत में सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चलता है। लारा लगभग रेस जीत ही चुकी होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो बिल्कुल उसके गुमशुदा पिता जैसा दिखाई देता है। उसका ध्यान भटक जाता है और तेज रफ्तार बाइक सीधे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। अगले ही पल वह पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी होती है। कुछ देर बाद उसके पिता की पुरानी बिजनेस पार्टनर एना मिलर वहां पहुंचती है और उसे छुड़वा लेती है। वह लारा को बताती है कि उसके नाम करोड़ों की विरासत है, लेकिन लारा उस दौलत को लेने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसके लिए उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका था। तभी एना एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर लारा भी हैरान रह जाती है। रिचर्ड को मरे हुए घोषित किए बिना उनकी पूरी कंपनी और कई सालों की मेहनत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब फैसला लारा के हाथ में था। अगली सुबह वह मजबूरी में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पहुंचती है, लेकिन ठीक उसी समय वकील उसे एक रहस्यमयी पजल बॉक्स देता है जिसे उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। काफी कोशिशों के बाद जैसे ही लारा उस पहेली को हल करती है, बॉक्स के अंदर से एक चाबी और एक गुप्त संदेश निकलता है। यही संदेश उसे साइन करने से रोक देता है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे क्रॉफ्ट मैनर पहुंचती है। वहां अपने पिता की कब्र पर बने एक खास निशान को दबाते ही उसके सामने एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। जैसे ही लारा नीचे जाती है, वहां चारों तरफ प्राचीन नक्शे, रहस्यमयी कलाकृतियां और अलग अलग पहचान वाले पासपोर्ट रखे होते हैं। उसी कमरे में उसे अपने पिता का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिलता है। वीडियो से पता चलता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद रिचर्ड एक ऐसे रहस्य के पीछे पड़ गए थे जो मौत के बाद की दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसी तलाश ने उन्हें हिमिको तक पहुंचा दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक वार्निंग भी छोड़ी थी। अगर हिमिको से जुड़ी रिसर्च गलत लोगों के हाथ लग गई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। रिचर्ड चाहते थे कि लारा सारी फाइलें तुरंत नष्ट कर दे, लेकिन लारा ऐसा नहीं करती। वह फाइलें खोलती है और वहीं से उसे उस खोए हुए द्वीप यामाताई का नाम पता चलता है। साथ ही उसे एक और अहम सुराग मिलता है, लूरेन, वही जहाज का कप्तान जिसने कभी उसके पिता को उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद लारा अपने पिता को ढूंढने का फैसला कर लेती है, लेकिन एक आखिरी मुश्किल अभी बाकी थी, क्योंकि विरासत के कागजों पर उसने साइन नहीं किए थे, इसलिए उसके पास इस सफर के लिए एक भी पैसा नहीं था। आखिरकार वह अपने पिता की दी हुई वही कीमती लॉकेट बेच देती है जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। कुछ दिनों बाद लारा अपने पिता के छोड़े हुए सुरागों का पीछा करते करते हांगकांग पहुंच जाती है। उसे सिर्फ एक ही इंसान की तलाश होती है, लूरेन, वही जहाज का कप्तान जो उसे उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचा सकता था। लेकिन शहर में कदम रखते ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। रास्ता पूछने के बहाने कुछ लड़के उसकी मदद करने का नाटक करते हैं और अगले ही पल उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। लारा बिना एक सेकंड घंवाए उनके पीछे दौड़ पड़ती है। आखिरकार वह एक चोर को पकड़कर अपना बैग वापस हासिल कर लेती है, लेकिन तभी दूसरा लड़का चाकू निकाल लेता है। अब लड़ना बेवकूफी थी, इसलिए लारा पास खड़े एक जहाज पर छलांग लगा देती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसे वहीं ले आई थी जहां उसे पहुंचना था। ये जहाज एंड्योरेंस था और इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि लूरेन था। चोर अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लूरेन बंदूक लेकर सामने आ जाता है। उसे देखते ही सभी बदमाश भाग जाते हैं, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होती है, क्योंकि लूरेन नशे में धुत होकर वहीं बेहोश
बेहोश हो जाता है। लारा किसी तरह उसे होश में लाती है और अपने पिता की पूरी कहानी व उनका छोड़ा हुआ संदेश दिखाती है। लेकिन संदेश पढ़ते ही लू रेन एक ऐसा खुलासा करता है जो सब कुछ बदल देता है। वह संदेश उसके लिए नहीं बल्कि उसके पिता के लिए छोड़ा गया था। दरअसल उसके पिता का नाम भी लू रेन ही था और वही इंसान 7 साल पहले रिचर्ड क्रॉफ्ट के साथ उस रहस्यमयी यात्रा पर गया था जहां से दोनों कभी लौटकर नहीं आए। इसके बाद दोनों रिचर्ड की डायरी में बने अजीब चिन्हों को समझने की कोशिश करते हैं। जो साधारण निशान लग रहे थे वे असल में घड़ी की सुइयां थीं जिनमें यामाताई द्वीप की असली लोकेशन छिपी हुई थी। लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लू रेन साफ मना कर देता है। वह बताता है कि डेविल्स सी में जाने वाला शायद ही कभी जिंदा लौटता है। लेकिन लारा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह उसे अच्छी रकम देने की पेशकश करती है। कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार वह इस खतरनाक सफर के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों जहाज लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लारा अपने पिता की रिसर्च पढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि हिमिको की कब्र तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और सबसे डरावनी बात, रिचर्ड ने अपनी डायरी में एक गुप्त संगठन ट्रिनिटी का भी जिक्र किया था। एक ऐसा संगठन जो हिमिको की शक्तियां हासिल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अब सवाल सिर्फ खजाने का नहीं था। अगर ट्रिनिटी कामयाब हो गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। समुद्र के बीच सफर करते हुए लारा के मन में भी एक सवाल उठता है। क्या उसके पिता सच की तलाश कर रहे थे या फिर यह रहस्य उन्हें पागल बना चुका था? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ जाता है। विशाल लहरें जहाज को खिलौने की तरह उछालने लगती हैं। लू रेन पूरी ताकत से जहाज संभालने की कोशिश करता है लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। वह लारा को तुरंत जहाज छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी लारा को याद आता है कि उसके पिता की डायरी अभी भी अंदर रह गई है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना वापस जहाज के अंदर दौड़ पड़ती है। अचानक एक विशाल लहर पूरे जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। लू रेन समुद्र में बह जाता है और लारा किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ अजीब सन्नाटा होता है। लेकिन तभी उसे दूर कुछ रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक तंबू के अंदर कैद पाती है। उसके सामने बैठा होता है एक रहस्यमयी आदमी, मैथियस वोगेल। लारा अपना बैग उठाने की कोशिश करती है लेकिन वोगेल उसे रोक देता है। वह मुस्कुराते हुए बताता है कि वह पहले ही उसके बैग की तलाशी ले चुका है। फिर वह रिचर्ड की डायरी उसके सामने रख देता है और एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर लारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वोगेल बताता है कि वह रिचर्ड क्रॉफ्ट को अच्छी तरह जानता था। रिचर्ड पहले भी इस द्वीप पर आया था लेकिन उसने हिमिको की कब्र खोजने में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और फिर वोगेल बिना किसी पछतावे के स्वीकार करता है कि रिचर्ड क्रॉफ्ट को उसी ने अपने हाथों से मार डाला था। ये सुनते ही लारा पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तंबू से बाहर निकलते ही चारों तरफ हथियारबंद सैनिक, कैद किए गए मासूम लोग और पहाड़ों को उड़ाने वाले विस्फोट। अब साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण अभियान नहीं था। ट्रिनिटी पूरे द्वीप को खोद डालना चाहती थी सिर्फ हिमिको की कब्र तक पहुंचने के लिए। इसी बीच लारा को भी कैद कर लिया जाता है। वहीं उसकी नजर लू रेन पर पड़ती है जो जिंदा तो था लेकिन बाकी कैदियों की तरह जबरदस्ती मजदूरी करने पर मजबूर था। अब दोनों समझ चुके थे कि इस द्वीप से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। और तभी लारा लू रेन को सच्चाई बताती है। वोगेल ने उसके पिता की हत्या की थी। लारा के शब्द सुनते ही लू रेन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। फिर वह एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वोगेल ने सिर्फ रिचर्ड क्रॉफ्ट ही नहीं बल्कि उसके पिता की भी हत्या की थी। अब यह लड़ाई सिर्फ लारा की नहीं रही थी। दोनों का दुश्मन एक ही इंसान था। इसी बीच सभी कैदियों को एक नई खुदाई वाली जगह पर ले जाया जाता है। रिचर्ड की डायरी में छिपे सुरागों की मदद से वोगेल आखिरकार उस जगह तक पहुंच चुका था जहां हिमिको की कब्र का प्रवेश द्वार होने का शक था। सैकड़ों कैदियों से दिन रात खुदाई करवाई जा रही थी। तभी लगातार काम करते करते एक बूढ़ा आदमी थक कर गिर पड़ता है। गार्ड उसे उठने का आदेश देता है लेकिन जब वह उठ नहीं पाता तो लारा और लू रेन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल वोगेल बिना एक पल सोचे उस बूढ़े आदमी को सबके सामने गोली मार देता है। तभी लू रेन अपना आपा खो बैठता है। वह एक गार्ड पर टूट पड़ता है और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह लारा को भागने का इशारा करता है और लारा घने जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। पीछे लू रेन अकेला सैनिकों से लड़ता रहता है ताकि लारा जितनी दूर हो सके निकल जाए। लेकिन तभी वोगेल उसके
उसके हाथ पर गोली मार देता है। लूरेन वहीं गिर पड़ता है और दोबारा कैद कर लिया जाता है। उधर भागते भागते लारा एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाती है। पीछे से गोलियां लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थीं। घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधी गहरी नदी में जा गिरती है। तेज बहाव उसे एक विशाल झरने की तरफ ले जाने लगता है। ऐसा लग रहा था अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसकी नजर चट्टानों के बीच फंसे एक पुराने हवाई जहाज के टूटे हुए पंख पर पड़ती है। वह किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उस पर दौड़ती है, पुराना लोहा उसके पैरों के नीचे टूटने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद वह फिर से गहरी खाई में गिर जाती है। गिरते हुए उसके हाथ एक पुराने पैराशूट से टकराते हैं। वह किसी तरह उसे खोल देती है और मौत से कुछ फीट पहले जमीन पर आ गिरती है। हालांकि वह बच जाती है, लेकिन उसके शरीर में लोहे का एक नुकीला टुकड़ा गहराई तक धंस चुका होता है। चारों तरफ कोई नहीं। दर्द से तड़पती हुई लारा खुद ही उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकालती है। किसी तरह वह पास की गुफा में पहुंचकर खुद को छिपा लेती है। रात होते ही गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। लारा संभल भी नहीं पाती कि वोगेल का एक सैनिक उसे ढूंढ निकालता है। वह उसे घसीटकर वापस कैंप ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब लारा पहले जैसी नहीं रही थी। कमजोर होने के बावजूद वह पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए लारा उस सैनिक को पानी में डुबोकर मार देती है। लारा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि आज पहली बार उसने किसी इंसान की जान ली थी। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई दूर खड़ा उसे देख रहा है। जैसे ही लारा उसकी तरफ बढ़ती है, वह रहस्यमयी आदमी जंगल की तरफ भागने लगता है। लारा भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। चट्टानों और पहाड़ियों को पार करने के बाद आखिरकार वह उस आदमी तक पहुंच जाती है, लेकिन अगले ही पल जो चेहरा उसके सामने आता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट था, जिसे वह पिछले 7 सालों से मरा हुआ समझ रही थी। शुरुआत में रिचर्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब लारा उसे यकीन दिलाती है कि वह सचमुच उसकी बेटी है, तो 7 सालों बाद बिछड़े बाप बेटी आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। रिचर्ड उसकी चोटों का इलाज करता है, लेकिन अगली सुबह वोगेल और उसके लोग आखिरकार खुदाई करते करते हिमिको की कब्र का प्रवेश द्वार खोज निकालते हैं। वोगेल तुरंत ट्रिनिटी से संपर्क करता है और बताता है कि उनका मिशन आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इधर लारा के होश में आते ही रिचर्ड उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसे छोड़कर जाना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अगर वह यहाँ नहीं रुकता तो ट्रिनिटी बहुत पहले ही हिमिको की कब्र तक पहुंच चुकी होती। वह इतने सालों से सिर्फ एक काम कर रहा था, इस रहस्य को दुनिया से छिपा कर रखना। फिर वह लारा से पूछता है क्या उसने उसकी सारी रिसर्च नष्ट कर दी थी। लारा सच बता देती है कि उसने ऐसा नहीं किया। यह सुनते ही रिचर्ड का चेहरा बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस डायरी को लारा अपने साथ लाई थी, उसी की वजह से वोगेल कब्र तक पहुंच पाया। लारा बताती है कि उसने यह सब सिर्फ अपने पिता को ढूंढने के लिए किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिचर्ड चेतावनी देता है अगर हिमिको की कब्र खुल गई तो पूरी दुनिया ऐसी तबाही देखेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लारा एक नया प्लान बनाती है। अगर वोगेल का सैटेलाइट फोन मिल जाए तो बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। रिचर्ड को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लारा उसे उसी की सिखाई हुई बात याद दिलाती है, कभी हार मत मानो। बस यही बात रिचर्ड के अंदर भी उम्मीद जगा देती है। अब लारा अकेले ही वोगेल के कैंप की तरफ निकल पड़ती है, हाथ में धनुष और तीर और दिल में सिर्फ एक मकसद। वह चुपके से दुश्मनों के बीच पहुंच जाती है और सीधे वोगेल के तंबू में घुसकर सैटेलाइट फोन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वोगेल वापस आ जाता है। लारा तुरंत छिप जाती है। कुछ देर तक वोगेल अपनी नाकामी पर गुस्सा निकालता रहता है, क्योंकि कब्र का दरवाजा अभी तक नहीं खुल पाया था। जैसे ही वह बाहर निकलता है, लारा भी चुपचाप तंबू से बाहर आ जाती है। उसी समय उसकी नजर लूरेन और बाकी कैदियों पर पड़ती है। बिना आवाज किए वह अपने धनुष से एक गार्ड को ढेर कर देती है और धीरे से सभी कैदियों से कहती है अब या तो आजादी मिलेगी या फिर मौत। अगले ही पल पूरे कैंप में भगदड़ मच जाती है। कैदी हथियार छीनकर सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लारा लूरेन से कहती है कि वह बाकी कैदियों को लेकर यहाँ से निकल जाए, जबकि वह खुद सैटेलाइट फोन लेने जा रही थी। योजना बिल्कुल सही चल रही थी। लारा किसी तरह फोन अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी थोड़ी दूरी पर वोगेल उसके पिता रिचर्ड के सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला था
एक तरफ दुनिया को बचाने का मौका और दूसरी तरफ उसका अपना पिता। वोगेल रिचर्ड को धमकी देता है कि वह तुरंत हिमिको की कब्र खोल दे। उसका दावा था कि वह यह सब सिर्फ अपना मिशन पूरा करके अपने परिवार के पास लौटने के लिए कर रहा है, लेकिन रिचर्ड जानता था अगर यह कब्र खुल गई तो शायद इस दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। रिचर्ड आखिरी सांस तक मना करता रहता है। तब वोगेल अपने एक आदमी को उसे गोली मारने का आदेश देता है, लेकिन गोली चलने से पहले ही हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और सीधे उस गार्ड के सीने में जा धंसता है। लारा वहां पहुंच चुकी थी। वह दूसरा तीर वोगेल पर तान देती है, लेकिन चालाक वोगेल फिर रिचर्ड को ढाल बना लेता है और उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है। अब पूरा खेल लारा के हाथ में था। रिचर्ड उसे इशारा करता है कि वह तीर चला दे। अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वोगेल को रोकना ज्यादा जरूरी है। लेकिन 7 साल बाद अपने पिता को दोबारा खोने की हिम्मत लारा में नहीं थी। वोगेल उसकी यही कमजोरी पहचान लेता है। वह कहता है अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो उन्हें समझाओ कि कब्र खोल दें। कुछ पल की खामोशी के बाद लारा अपना धनुष नीचे कर देती है और फैसला करती है कि कब्र वह खुद खोलेगी। उसे याद था कि कराकुरी पजल वाला सिद्धांत इस दरवाजे पर भी लागू हो सकता है। वह पत्थरों के प्राचीन तंत्र को सही क्रम में घुमाती है। कुछ ही सेकंड बाद सैकड़ों सालों से बंद पड़ा विशाल दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलने लगता है। अब वोगेल, रिचर्ड, लारा और सैनिक उस गहरी खाई में उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं वहाँ की हवा भी अजीब होती जाती है। रिचर्ड को महसूस होने लगता है मानो हिमिको की मौजूदगी आज भी वहीं हो, लेकिन वोगेल इसे अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा देता है। उसी दौरान लारा का पैर अचानक एक छिपे हुए ट्रिगर पर पड़ जाता है और अगले ही पल जमीन से नुकीले लोहे के भाले बाहर निकलते हैं। एक सैनिक वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। अब सबको समझ आ चुका था कि यह कब्र सिर्फ छिपाई नहीं गई थी, बल्कि इसे मौत का किला बनाया गया था। कुछ देर बाद वे एक विशाल गड्ढे तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दिखाई देता है उसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। पूरा गड्ढा इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था। तभी लारा को अपने पिता की डायरी याद आती है। यही था चैज्म ऑफ सोल्स, यानी आत्माओं की खाई। किसी तरह पुरानी सीढ़ी के सहारे सभी उसे पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ पहुंचते ही दीवारों पर बने सैकड़ों अजीब चेहरे उनका इंतजार कर रहे थे। यही हिमिको की दूसरी परीक्षा थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भारी पत्थर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जमीन धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरने लगती है। हर गुजरते सेकंड के साथ मौत और करीब आती जा रही थी। तभी लारा की नजर दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जाल नहीं, बल्कि एक पहेली है। सभी लोग दीवारों में छिपे प्राचीन प्रेयर व्हील्स ढूंढने लगते हैं। हर पहिए पर अलग अलग रंग बने होते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। उधर जमीन लगातार टूटती जा रही थी। एक पल ऐसा आता है जब लारा खुद भी गहरी खाई में गिरते गिरते बचती है। तभी अचानक उसे पूरी पहेली समझ आ जाती है। राज किसी एक रंग में नहीं था, बल्कि 2 रंगों को मिलाने में था, नीला और पीला, जो मिलकर बनाते हैं हरा रंग, जीवन का प्रतीक। जैसे ही सही संयोजन लगाया जाता है, पूरे कमरे का तंत्र सक्रिय हो जाता है। टूटती हुई जमीन रुक जाती है और बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मौत से बचने के बाद सभी लोग और भी गहराई में पहुंच जाते हैं। अब वे हिमिको के असली कब्र के बेहद करीब थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें दर्जनों कंकाल दिखाई देते हैं, लेकिन ये साधारण लोग नहीं थे। ये थीं हिमिको की वफादार सेविकाएं, जिन्होंने अपनी रानी के साथ मरना स्वीकार कर लिया था ताकि मौत के बाद भी उसकी रक्षा करती रहे। अब सफर की सबसे आखिरी मंजिल उनके सामने आ जाती है। एक विशाल कक्ष जिसके बीचों बीच रखा था हिमिको का ताबूत। रिचर्ड आखिरी बार वोगेल से रुक जाने की विनती करता है, लेकिन अब वोगेल के सिर पर जुनून सवार हो चुका था। उसे न किसी श्राप पर विश्वास था। उसके आदेश मिलते ही सैनिक धीरे धीरे ताबूत खोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ढक्कन हटता है, सबकी नजरें अंदर टिक जाती हैं। सैकड़ों साल पुराना हिमिको का शरीर अभी भी लगभग सुरक्षित दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वह शरीर उनकी आंखों के सामने तेजी से सड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में सिर्फ एक सूखा हुआ कंकाल बनकर रह जाता है। वोगेल इसे भी पुरानी चाल समझकर नजरअंदाज कर देता है। वह तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि शरीर को बाहर ले जाने की तैयारी करो, लेकिन उसी समय लारा की नजर दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकारी पर पड़ती है।
और यहीं उसे एक ऐसा सच समझ में आता है जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उन चित्रों में हिमिको को राक्षस की तरह नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इस कब्र के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। दीवारों पर बनी चित्रकारी देखकर लारा को आखिरकार हिमिको का असली सच समझ में आ जाता है। हिमिको कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को इस कब्र के अंदर हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उसके शरीर में एक ऐसी घातक बीमारी फैल चुकी थी जो अगर बाहर निकल जाती तो पूरी मानव जाति खत्म हो सकती थी। यही वजह थी कि उसने अपनी मौत को स्वीकार किया। ये समझते ही लारा सबको चेतावनी देती है कि कोई भी हिमिको के शरीर को हाथ न लगाए, लेकिन वोगेल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जैसे ही उसका एक सैनिक हिमिको के शरीर को छूता है, अगले ही पल उसके हाथ की चमड़ी काली पड़ने लगती है। कुछ ही सेकंड में वह सड़न उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। अब सबको समझ आ चुका था ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक संक्रमण था। डर के मारे संक्रमित सैनिक चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। हालात बेकाबू होते देख वोगेल खुद उसे गोली मार देता है, लेकिन इतना सब देखने के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं होता। वह फैसला करता है कि पूरे शरीर को ले जाना मुश्किल है, इसलिए वह सिर्फ हिमिको की एक उंगली काटकर ट्रिनिटी के पास ले जाएगा। जैसे ही वोगेल का ध्यान भटकता है, लारा और रिचर्ड समझ जाते हैं यही उनका आखिरी मौका था। लारा तुरंत एक सैनिक पर हमला कर देती है। वहीं रिचर्ड मरे हुए सैनिक की बंदूक उठाकर सीधे वोगेल की टांग में गोली मार देता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लारा कब्र के और अंदर भागने लगती है। पीछे पीछे कई सैनिक भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ घायल होने के बावजूद वोगेल हिमिको की संक्रमित उंगली लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिचर्ड उसका रास्ता रोक लेता है। वह किसी भी कीमत पर उस संक्रमण को इस द्वीप से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। कुछ देर बाद वोगेल की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब पहली बार रिचर्ड उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी संक्रमित सैनिक दोबारा उठ खड़ा होता है और सीधे रिचर्ड पर हमला कर देता है। रिचर्ड किसी तरह उसे मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान संक्रमण उसके शरीर तक भी पहुंच चुका था। ये महसूस होते ही वह तुरंत अपनी हाथ कसकर बांध देता है ताकि बीमारी कुछ देर धीमी पड़ जाए। उधर लारा सैनिकों से बचती हुई कब्र के अंदर भाग रही होती है। तभी वह एक सैनिक को अपने पीछे आने देती है और उसे एक पुराने जाल तक ले जाती है। जैसे ही सैनिक उसके करीब पहुंचता है, लारा ट्रिगर पर पैर रख देती है। अगले ही पल विशाल नुकीले लकड़ी झूलती हुई आती है और सैनिक को वहीं मौत के घाट उतार देती है। लारा किसी तरह खुद को बचाकर वापस रिचर्ड के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पिता के हाथ पर पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। संक्रमण अब रिचर्ड तक पहुंच चुका था। रिचर्ड तुरंत उसे अपने पास आने से रोक देता है। वह जानता था अब उसका बचना नामुमकिन है। भारी मन से वह लारा से सिर्फ एक आखिरी वादा मांगता है। वोगेल को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। फिर वह अपना आखिरी फैसला सुनाता है। वह यहीं रुकेगा और पूरी कब्र को हमेशा के लिए तबाह कर देगा ताकि यह संक्रमण दोबारा कभी दुनिया तक न पहुंच सके। ये सुनकर लारा पूरी तरह टूट जाती है। 7 सालों तक अपने पिता को खोजने के बाद आज जब वह उसे वापस मिली थी तो किस्मत फिर उसे उससे छीन रही थी। वह बार बार उनसे चलने की विनती करती है, लेकिन रिचर्ड मुस्कुराते हुए मना कर देता है। वह कहता है कि उसे अपनी बेटी पर हमेशा गर्व रहेगा। आज वह वही बहादुर इंसान बन चुकी है जिसकी उसने हमेशा उम्मीद की थी। और यही कहते हुए वह लारा को आखिरी बार अलविदा कह देता है। आंखों में आंसू लिए लारा अपने पिता का मिशन पूरा करने निकल पड़ती है। कुछ ही देर बाद वह वोगेल तक पहुंच जाती है। वोगेल एक सीढ़ी के सहारे चैज्म ऑफ सोल्स पार करके भागने की कोशिश कर रहा था। लारा बिना सोचे उसी सीढ़ी पर छलांग लगा देती है। दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में वोगेल लारा पर भारी पड़ता है। वह उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लारा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाती है और जोरदार लात मारकर वोगेल का संतुलन बिगाड़ देती है। सीढ़ी नीचे गिर जाती है और वोगेल वहीं फंस जाता है। गुस्से में पागल होकर वह पिकैक्स उठाकर पूरी ताकत से लारा पर हमला कर देता है, लेकिन तभी पूरी कब्र जोरदार धमाकों से हिलने लगती है। रिचर्ड अपना आखिरी बलिदान दे चुका था। धमाकों से पैदा हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर लारा तुरंत हिमिको की संक्रमित उंगली वाला बैग छीन लेती है और अगले ही पल वह जबरदस्ती वह संक्रमित उंगली वोगेल के मुंह में ठूंस देती है। कुछ ही सेकंड
में संक्रमण उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। दर्द से चीखता हुआ वोगेल संतुलन खो देता है। लारा आखिरी जोरदार लात मारती है और वोगेल हमेशा के लिए चेइज्म ऑफ सोल्स की गहराई में गिर जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पूरी कब्र तेजी से ढाने लगती है। लारा पूरी रफ्तार से बाहर की तरफ दौड़ती है। एक जगह उसे विशाल खाई पार करनी पड़ती है। वह अपनी पिकैक्स दीवार में गाड़कर किसी तरह खुद को संभालती है और आखिरी सेकंड में बाहर निकल आती है। पीछे पूरा मकबरा हमेशा के लिए मलबे में दफन हो जाता है। बाहर लूरेन और बाकी लोग लगातार लारा को खोज रहे होते हैं। तभी मलबे के बीच से लारा बाहर निकलती दिखाई देती है। लूरेन तुरंत उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन उसकी आंखों में देखते ही समझ जाता है रिचर्ड अब कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ देर बाद ट्रिनिटी का हेलीकॉप्टर वोगेल को लेने वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार शिकार और शिकारी की जगह बदल चुकी थी। लारा और बाकी लोग मिलकर पायलटों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वे सभी को सुरक्षित लंदन वापस ले जाएं। लंदन लौटने के बाद लारा आखिरकार अपने पिता को कानूनी रूप से मृत घोषित कर देती है। अब क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की जिम्मेदारी उसके हाथ में आ जाती है और इसी दमदार क्लाइमैक्स के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।